यह कहानी एक ऐसे साइको किलर की है जो खुद ही पुलिस को अपने द्वारा किए गए हर एक मर्डर की जानकारी देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके पास इतने सारे सबूत होने के बावजूद पुलिस उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं खोज पाती। उल्टा जब पुलिस सबूत ढूंढने जाती है तो खुद ऑफिसर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित होने के बावजूद इतनी ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है कि किसी भी काल्पनिक थ्रिलर फिल्म को मात दे सकती है। तो चलिए अब ज्यादा बात न करते हुए सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कहानी के मुख्य किरदार किम को देखते हैं। वह नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव है। एक दिन एक केस की जांच के सिलसिले में उसकी मुलाकात ताइहो नाम के एक शख्स से होती है। वह आदमी किम को बताता है कि कुछ साल पहले उसने पैसों के लालच में लाश से भरा एक बैग कहीं छुपा दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बैग में लाश है। जब किम उससे लाश की पूरी जानकारी मांगता है तो वह बिना पैसे के कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब किम उसे $100 का नोट और अपना विजिटिंग कार्ड थमा देता है। पैसे पाकर ताइहो खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बता पाता, पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब किम हैरानी से पुलिस से कारण पूछता है तो वे बताते हैं कि ताइहो ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है और फरार था। यह सुनकर किम हैरान रह जाता है। जो शख्स अभी कुछ देर पहले इतना मासूम दिख रहा था वही असल में एक कातिल है। खैर देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जेल से किम के पास ताइहो की कॉल आती है। वह बताता है कि उसने एक नहीं बल्कि कुल 7 मर्डर किए हैं और अगर किम को उन सब के बारे में जानना है तो वह उससे आकर मिले। यह सुनकर किम स्तब्ध रह जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। असल में किम भले ही नारकोटिक्स विभाग में काम करता हो, लेकिन उसे अपराध की जांच में एक अलग ही दिलचस्पी है। उसे ऐसे पुराने केस सुलझाना बहुत पसंद है जो आज तक अनसुलझे हैं या सबूतों के अभाव में बंद कर दिए गए हैं। बहुत सोच विचार के बाद किम ताइहो के केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि ताइहो की ज्यादातर बातें झूठी हैं। एक बार उसने पुलिस को 3 मर्डर के बारे में बताया था, लेकिन बताई गई जगहों पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले। वह किम को सतर्क करता है। इसके बावजूद जिज्ञासा के चलते किम बिना किसी को बताए ताइहो से मिलने चला जाता है। वहाँ ताइहो उसे बताता है कि पुलिस ने उसके खिलाफ झूठे सबूत गढ़े हैं और उसे फंसाने की कोशिश की है। यह सुनकर किम को थोड़ा शक होता है। वह पूछता है, क्या ताइहो निर्दोष है? ताइहो कहता है कि उसने मर्डर किए हैं, लेकिन पुलिस के दिए गए सबूत गलत हैं। फिर वह किम को एक लोकेशन बताता है जहां असली सबूत मिल सकते हैं, लेकिन किम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आखिरकार कोई कातिल खुद क्यों अपने खिलाफ सबूत देगा? उसे लगने लगता है कि शायद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात ही सही थी और ताइहो उसे गुमराह कर रहा है। मगर ताइहो कहता है कि वह एक डील करना चाहता है। अगर किम उसकी सजा कम कराने में मदद करेगा तो वह उसे मर्डर की जानकारी देगा। इसके बाद ताइहो एक नक्शा बनाकर किम को देता है और चला जाता है। फिर किम उस जगह पर जाकर सबूत खोजने की कोशिश करता है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार किम एक पंछी के घोंसले में मर्डर में इस्तेमाल की गई रस्सी और लड़की का कपड़ा पाता है। ये देखकर उसे ताइहो पर थोड़ा विश्वास होने लगा है। वह ताइहो की बताई बातों के अनुसार वो सबूत कोर्ट में पेश करता है। इसके चलते उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को झूठे सबूत गढ़ने के अपराध में सस्पेंड कर दिया जाता है और ताइहो की फांसी की सजा बदलकर उसे 15 साल की कैद दी जाती है। हालांकि इस वजह से इंस्पेक्टर किम पर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर से ताइहो से जाकर बाकी 6 मर्डर के बारे में जानना चाहता है। इस बार ताइहो एक डायरी में हर मर्डर की डिटेल्स और सबूतों की जगह क्रम से लिखने लगता है। उसे इतने व्यवस्थित तरीके से अपने अपराधों का ब्यौरा देते देख किम चकित रह जाता है। तब ताइहो बताता है कि मर्डर करना उसका पेशा नहीं बल्कि उसका शौक है। अगर वह समय समय पर मर्डर न करे तो उसका दिमाग संतुलन खो देता है। इतना कहकर वह फिर से लिखने लगा है, लेकिन 3 लोगों की जानकारी देने के बाद वह अचानक रुक जाता है। जब किम कारण पूछता है तो वह कहता है कि बाकी जानकारी देने के लिए उसे उसके मनपसंद सनग्लासेस और कुछ पैसे देने होंगे। यह सुनकर किम बहुत चिढ़ जाता है, लेकिन जानकारी तो चाहिए ही थी। मजबूरी में वह ताइहो को पैसे दे देता है। हालांकि वह यह नहीं समझ पाता कि ताइहो जेल में सनग्लासेस का क्या करेगा। तब ताइहो बताता है कि वह भले ही एक सीरियल किलर हो, लेकिन जेल में कोई उसका सम्मान नहीं करता, इसलिए वह स्टाइल के लिए सनग्लास पहनना चाहता है ताकि लोग उसे सम्मान दें। किम उसकी इस बेवकूफी भरी मांग भी मान लेता है। इसके बाद वह ताइहो से जानकारी लेकर जांच के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वह नदी किनारे पहुंचता है। ताइहो के अनुसार उसने एक टैटू आर्टिस्ट की हत्या कर उसकी लाश नदी में फेंकी थी।
यह मामला बहुत पुराना होने के कारण आसपास से कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए किम वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि इतनी पुरानी फुटेज अब सिस्टम से हटा दी गई है। यह देखकर किम समझ जाता है कि अगर उसे अनऑफिशियली जांच करनी है तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह अपने चीफ से आधिकारिक परमिशन मांगता है, लेकिन चीफ मना कर देता है क्योंकि इससे पहले भी एक ऑफिसर पुराने केस की जांच करते हुए नौकरी, परिवार सब कुछ खो चुका है। अब वह बेचारा एक पार्क में अटेंडेंट की नौकरी कर रहा है। ये सब जानकर भी किम अपने इरादे पर अडिग रहता है। उसकी जिद पर चीफ आखिरकार उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद किम एक एक करके ताइहो की बताई हुई सभी जगहों पर जांच शुरू करता है। पहले 2 जगह उसे कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोग उसे चेतावनी देते हैं कि ताइहो की बातों पर भरोसा न करे, वह एक झूठा इंसान है। फिर भी किम सबकी बातों को नजरअंदाज कर तीसरी जगह पहुँचता है। वहाँ वह पार्क नाम के शख्स के बारे में पता करता है जिसे ताइहो ने मारने का दावा किया था। लेकिन वहाँ पहुंचकर किम देखता है कि पार्क अभी जिंदा है और अपनी क्लब चला रहा है। वह भी किम से कहता है कि ताइहो पर भरोसा करना मूर्खता है। यह सब देखने के बाद किम को भी लगने लगता है कि उसने ताइहो पर यकीन करके गलती की। अगली सुबह वह फिर से ताइहो से मिलने जाता है और पार्क के बारे में बताता है। ताइहो कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने किसे मारा और किसे नहीं, लेकिन किम समझ जाता है कि अब ताइहो से कुछ और जानने के लिए उसे फिर से पैसे देने होंगे, तो वह उसे पैसे और ब्रांडेड सनग्लासेस देता है। इससे ताइहो खुश होकर उसे एक लड़की के बारे में बताने लगता है। दरअसल एक समय वह टैक्सी ड्राइवर था। एक रात उसकी टैक्सी में एक लड़की बैठी और उसी रात वह उसे मारकर उसकी बॉडी का आधा हिस्सा कब्रिस्तान में और बाकी नदी में फेंक देता है। किम उसकी बात मानकर कब्रिस्तान की तलाश में निकलता है और इस बार उसे वाकई एक कब्रिस्तान मिल जाता है। लेकिन पिछली बार की निराशा के कारण वह ताइहो पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, इसलिए पहले वह लड़की के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करता है। लड़की का नाम था उजिही और यह घटना 2008 की थी। किम उसकी जानकारी लेने उसके घर जाता है। उजिही की सिर्फ एक दादी थी और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन्हें आज तक पता ही नहीं था कि उनकी नातिन अब इस दुनिया में नहीं है। वह हाथ जोड़कर किम से उसकी तलाश करने की विनती करती है। यह देखकर किम भी कुछ कह नहीं पाता और उन्हें आश्वासन देकर चला जाता है। इसके बाद वह पता करता है कि ताइहो ने टैक्सी ड्राइवर के रूप में कहाँ काम किया था। खोजते खोजते वह एक गैराज तक पहुंचता है, लेकिन ताइहो के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती क्योंकि वह वहां पार्ट टाइम काम करता था। फिर वह लोकल पुलिस की मदद से कब्रिस्तान खुदवाने पहुंचता है। वहां जाकर पता चलता है कि उस जगह पहले से खुदाई हो रही है क्योंकि वहां एक टावर बनने वाला है। यह देखकर किम बहुत चिंतित हो जाता है और लोगों से काम रोकने की गुजारिश करता है। फिर पुलिस के साथ मिलकर लाश के हिस्सों को खोजने लगता है। इतने साल पुरानी लाश को ढूंढना आसान नहीं था, फिर भी वे पूरी कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यवश वहां से उन्हें सिर्फ कुछ जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। पुलिस किम से नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन किम हार नहीं मानता। उसे लगता है कि वहां कुछ जरूर मिलेगा। उसके आत्मविश्वास को देखकर इंस्पेक्टर जो भी उसकी मदद करता है। दोनों की मेहनत से आखिरकार उन्हें इंसानी हड्डियां मिलती हैं। अगले दिन किम वह तस्वीरें सरकारी वकील के पास ले जाता है ताकि ताइहो को सजा दिलाई जा सके, लेकिन वकील कहता है कि सिर्फ इन तस्वीरों से कुछ नहीं होगा। इतने पुराने केस में ठोस सबूत के बिना आरोप नहीं लगाया जा सकता। किम फिर से ताइहो से पूछताछ करने जाता है, लेकिन इस बार पूरे रिकॉर्डिंग के साथ। चारों तरफ कैमरे लगाए जाते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो, लेकिन ताइहो सब समझ जाता है और सतर्क हो जाता है। जब किम उससे उजिही के मर्डर के बारे में पूछता है, वह पूरी घटना से इनकार कर देता है। वह चिल्लाने लगता है कि किम ने उससे पैसे खिलाकर झूठी कबूलनामा लिया है। वह इन सब मामलों से खुद को अनजान बताता है। यह सुनकर किम स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ आता है कि ताइहो फिर से चालाकी कर रहा है। वह उसे चेतावनी देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ताइहो धीमे से कहता है, तू चाहे जो कर ले, असली सच कभी सामने नहीं आएगा। यह सब देखकर सरकारी वकील बहुत निराश होता है और किम पर गुस्सा करता है कि वह ताइहो को पैसे क्यों दे रहा था। उधर किम भी बेहद परेशान हो जाता है। ताइहो के कबूलनामे के बिना इतने पुराने केस के कोई सबूत सामने लाना नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी हताशा को और बढ़ाने के लिए एक तोहफा उसका इंतजार कर रहा था। बाहर आकर पता चलता है कि जो हड्डियां मिली थीं, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि वे हड्डियां उजिही की नहीं हैं। उजिही की मौत 2008 में हुई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वह लड़की उससे 4-5 साल पहले मारी गई थी। यह जानकर किम इस केस से उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन उसके मन में सवाल उठता है, अगर वह लाश उजिही की नहीं थी तो किसकी थी?
और उसे मारा किसने? किम एक अजीब भूल भुलैया में फंस जाता है। तब वह मजबूरी में एक्स इंस्पेक्टर सैम से मिलने जाता है। उसी सैम के बारे में उसके चीफ ने पहले बताया था, जिसने पुराने केस की जांच करते हुए अपनी नौकरी गंवा दी थी और अब एक पार्क में काम करता है। जब किम उससे ताइहो के बारे में पूछता है तो सैम कहता है, ताइहो एक झूठा इंसान है। वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तुझे इस्तेमाल करेगा, तुझे झूठे मर्डर की जानकारी देकर व्यस्त रखेगा और अगर तू किसी तरह असली सबूत तक पहुंच भी गया तो अदालत में वह सब नकार देगा और फिर पूरी गलती तेरे सिर मढ़ देगा। यह भी हो सकता है कि उसने किम को ही हत्यारा बना दिया हो। ऐसा होने पर किम का प्रमोशन तो रुकेगा ही, साथ ही उसे सबके सामने अपमानित होना पड़ेगा और शायद नौकरी भी खोनी पड़े। असल में सैम के ऐसा कहने का कारण ये था कि वो खुद भी ताइहो के केस की जांच करते समय ऐसे ही हालात का सामना कर चुका था। इसी वजह से उसने किम को चेतावनी दी थी कि उसे इस सब से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। लेकिन किम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो वापस लौटा है और जो के साथ मिलकर ताइहो द्वारा बताए गए हर एक केस की बारीकी से जांच शुरू करता है। ताइहो के बयान के अनुसार उसने पहला मर्डर किशोरावस्था में किया था, लेकिन वह घटना बहुत पुरानी होने के कारण उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दूसरा मर्डर उसने तब किया जब वह टैक्सी चलाता था, लेकिन उस हत्या का भी कोई सबूत नहीं मिला। तीसरी हत्या उसने पार्क नाम के एक व्यक्ति की थी, लेकिन वो व्यक्ति आज भी जिंदा है और स्वस्थ है। सूची के अनुसार चौथा मर्डर एक कॉलेज के सामने हुआ था, लेकिन जांच में उस हत्या से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। छठे मर्डर के जुर्म में तो ताइहो पहले से ही सजा काट रहा है। अब बात आती है पांचवें मर्डर की। ताइहो के अनुसार उसने एक बिल्डिंग के पास एक लड़के को चाकू मारकर मार डाला था। चूंकि यह घटना हाल ही में हुई थी, इसलिए यही मामला किम और जो के लिए उम्मीद की एकमात्र किरण था। हालांकि अभी तक इस मर्डर से जुड़ी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी, लेकिन किम को विश्वास था कि अगर गहराई से देखा जाए तो जरूर कोई न कोई सबूत मिलेगा। इसी कारण अब किम और जो इस केस की पूरी ताकत से तफ्तीश शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ताइहो ने सच में 6 नहीं बल्कि 7 मर्डर किए थे? अगर हाँ, तो 7वां शिकार कौन था? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। तो अगले दिन किम ताइहो के बताए हुए उस लोकेशन पर जाकर काफी खोजबीन करता है, लेकिन उसे कोई खास सुराग नहीं मिलता। इसीलिए वह फिर से ताइहो के पास जाकर उस 5 नंबर केस के बारे में पूछता है। तब ताइहो बताता है कि वह एक रात नशे की हालत में उस आदमी को छुरी से मार दिया था। फिर उसने उसकी लाश को आग लगा दी और उस आग में उसकी पसंदीदा लेदर की जैकेट भी जल गई। यह सुनकर किम उस समय की आग में झुलसे लोगों की सूची निकालता है। वहाँ से वे एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाते हैं जो ताइहो के विवरण से मेल खाता है। फिर किम उस घटना के बारे में और जानकारी खोजने लगता है। वह क्राइम सीन पर जाकर जगह की अच्छी तरह से जांच करता है, लेकिन जलने के कारण वहाँ कोई खास सबूत नहीं मिलता। फिर भी वहाँ से निकलते वक्त किम की नजर एक चीज पर पड़ती है। वह है एक जूते का निशान। साथ ही उसे एक छुरी का हत्था भी मिलता है। किम को शक होता है कि शायद उसी छुरी से हत्या हुई है, इसीलिए वह हत्थे को सबूत के तौर पर रख देता है, लेकिन जूते का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद किम और जो साथ मिलकर आसपास की दुकानों में जाकर उस जली हुई जैकेट की खोज शुरू करते हैं। हालांकि मन में यह विश्वास कम था कि इतनी चालाक किलर हत्या के बाद अपनी जैकेट ही करवा देगा। फिर भी किम का यकीन था कि वह जैकेट ढूंढ निकालेगा, क्योंकि चालाक होने के साथ साथ ताइहो बहुत गरीब भी था। अगर वह गरीब नहीं होता तो जेल में बैठकर किम को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसे इंसान के लिए असली लेदर की जैकेट बहुत कीमती होती है, इसलिए कोई इतनी आसानी से कीमती चीज नहीं छोड़ना चाहता। वैसे भी वे आसपास की दुकानों में खोजते हुए आखिरकार एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास उस जैकेट का पता लगाते हैं। वह बुजुर्ग बताता है कि उसे उस रात किसी ने एक जली हुई लेदर की जैकेट ठीक करने को दी थी। किम जब उसे तस्वीर दिखाता है तो बुजुर्ग उसे पहचान नहीं पाता। दरअसल उम्र के कारण वह ठीक से कुछ याद नहीं रख पाता। यह सुनकर किम निराश हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी वे फिर से शून्य पर आकर फंस गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हार मानने वाला इंसान किम नहीं है। उसके दिमाग में अब एक नया आइडिया आता है। वह वकील के पास जाकर अनुरोध करता है कि एक दिन के लिए उसे अपने हाथ में सौंप दिया जाए, और किम उसे क्राइम सीन पर लेकर जाकर फिर से उस दिन की घटनाओं को दोहराने का मौका देना चाहता है। किम के इस प्रस्ताव पर वकील पहले मानने को तैयार नहीं होता। एक तो अभी तक तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, ऊपर से वह मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है, और एक कातिल अपने हाथों से अपनी हत्या का सबूत पुलिस को क्यों देगा। फिर बाद में किम के अनुरोध पर वह आखिरकार उसे एक मौका देने को तैयार हो जाता है।
लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी देता है कि अगर वह इस बार भी फेल हुआ तो किम को बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, शायद उसे अपनी नौकरी भी खोनी पड़े। यह जानकर भी किम जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन वकील और पुलिस की मौजूदगी में तैरे को लेकर उस क्राइम सीन पर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर वह बेबाकी से अभिनय करता है कि उसने उस आदमी को कहां और कैसे मारा था और हत्या के बाद उसे आग में जला दिया और अंत में उसके जूते को नदी के किसी हिस्से में फेंक दिया। सौभाग्य से नदी के उस हिस्से से तैरे के जूते बरामद हो जाते हैं और इन सब सबूतों के आधार पर केस को ठीक ठाक तैयार करके अगले दिन तैरे को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कोर्ट में तैरे वही करता है जो इंस्पेक्टर सैम किम से कहा था। वह कोर्ट में पूरे मामले को नकार देता है और बताता है कि किम ने उसे महंगे उपहार और पैसे के लालच में ये स्वीकारोक्ति करवाई है। जैसे नदी से मिले जूते का साइज तैरे के पैर के साइज से मेल नहीं खाता और उस छुरी के हैंडल पर उसके फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते, कोर्ट झूठे सबूतों के आधार पर समय बर्बाद करने के आरोप में किम को बहुत अपमानित करता है और अंत में नौकरी से निकाल देता है। हालांकि नौकरी खोने से ज्यादा उसे यह सोचकर दुख होता है कि ऐसे चालाक और खतरनाक कातिल तैरे को वह सजा नहीं दिला पाया। वह कोर्ट को बताता है कि झूठा गवाह बनने के लिए नहीं, बल्कि सच तैरे के मुंह से निकलवाने के लिए उसने पैसे दिए थे। वह यह भी कहता है कि ऐसे चालाक और खतरनाक अपराधी का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 15 साल बाद जब वह जेल से बाहर निकलेगा तब उसकी उम्र सिर्फ 50 साल होगी, लेकिन तब भी उसमें अपराध करने की क्षमता होगी और जेल में बिताए इतने सालों के कारण वह और भी चालाक और भयावह बन जाएगा। इसलिए किम की इच्छा है कि किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को नए अपराध से रोका जाए, लेकिन कानून किसी की भावनाओं को नहीं समझता। इसीलिए सबूतों के अभाव में फिर से तैरे को रिहा कर दिया जाता है, यानी उसकी पिछली सजा बरकरार रहती है। इसके बाद किम घर लौटता है बड़ी निराशा के साथ और वो कंकाल की तस्वीरें और फॉरेंसिक रिपोर्ट ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ती है। वह देखता है कि जिस लड़की का दिल मिला है उसके शरीर में प्लास्टिक का एक जन्म नियंत्रण यंत्र लगा हुआ था। किम को अपने ऊपर गुस्सा आता है कि वह इतनी बड़ी क्लू कैसे मिस कर गया। वह तुरंत कंट्रोल रूम से 2004-2005 के आसपास गायब हुई लड़कियों की सूची और उस समय जन्म नियंत्रण यंत्र लगाई गई लड़कियों की सूची निकालता है। दोनों सूचियों में से एक सामान्य नाम निकलता है और वह नाम था म्यून। इसके बाद किम और साथी म्यून के बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं। एक समय उन्हें पता चलता है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले म्यून के पास एक नंबर से बार बार कॉल आता था। उस नंबर का विवरण निकालने पर पता चलता है कि वह नंबर तैयरे की बहन के नाम से रजिस्टर्ड है। किम यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह सबसे पहले म्यून के घर का पता निकालकर वहां जाकर पूछताछ करता है। वह जानना चाहता था कि तैरे और म्यून के बीच क्या संबंध था। वहां जाकर उसे म्यून की माँ और उसके एकमात्र बेटे से मुलाकात होती है। उनसे किम को पता चलता है कि तैरे और म्यून के बीच प्यार का रिश्ता था। म्यून के पति से तलाक होने के बाद वह तैरे के साथ संबंध में आई थी, लेकिन इस बात को म्यून का बेटा कभी पसंद नहीं करता था। दूसरी ओर तैरे के व्यवहार में भी दिन ब दिन बहुत बदलाव आने लगे थे। एक दिन जब म्यून को तैरे के अनैतिक कार्यों के बारे में पता चला तो वह अब यह रिश्ता जारी रखना नहीं चाहती थी। इस पर तैरे गुस्से में आकर उसे मार देता है और उसकी लाश को 2 टुकड़ों में काटकर आधा कब्रिस्तान में दफन कर देता है और बाकी आधा नदी में बहा देता है। चूंकि म्यून का बेटा उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए म्यून की मां डर के कारण पुलिस के सामने यह बात स्वीकार नहीं कर पाई। वह नहीं चाहती थी कि उसका पोता इस झंझट में फंसे। यह सब जानने के बाद किम अब तैरे की बहन से मिलने जाता है, लेकिन किम को पता नहीं था कि वहाँ भी उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। तैरे की बहन पहले सब कुछ नकार देती है। तब किम उसे भरोसा देता है कि ये सब घटनाएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए इस जानकारी के आधार पर तैरे की बहन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह सुनकर लड़की सब कुछ स्वीकार कर लेती है। वह किम को बताती है कि वह अपने भाई के अपराधों के बारे में सब जानती है और केवल इतना ही नहीं, तैरे का पहला शिकार उसका अपना परिवार था। यह सुनकर किम भी बहुत हैरान होता है। तब तैरे की बहन उसे बताती है कि एक दिन जब वह स्कूल गई थी, उसी समय तैरे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। स्कूल से लौटने पर जब वह यह जानती है, तब तैरे उसे भी मारने के डर से धमकाकर अपने साथ मिलकर पिता की हत्या के सबूत मिटाने के लिए मजबूर कर देता है। बातें कहते कहते तैरे की बहन जोर जोर से रोने लगती है। किम उसे सांत्वना देता है और वहाँ से निकलकर सीधे तैरे के पास जाता है। जाकर उसे बताता है कि वह उसके पिता और म्यून के बारे में जान गया है। ये सुनकर तैरे खुद भी घबरा जाता है,
लेकिन वह आश्वस्त था कि किम उसे उसके पिता की हत्या के लिए सजा नहीं दिला पाएगा, क्योंकि यह मामला पहले ही 15 साल पुराना हो चुका है। कोरियाई कानून के अनुसार किसी अपराध के 15 साल पूरे होने पर सजा नहीं दी जाती, लेकिन म्यून की हत्या अभी 15 साल से कम हुई थी। इसीलिए उस केस के लिए तैरे को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है। इस बार किम तैरे को भागने का कोई मौका नहीं देता। वह उस बिल्डिंग में हत्या की जांच करते समय एक महिला को देखता है जिसने उस दिन तैरे को लेदर की जैकेट पहने देखा था। उस महिला को उसकी जैकेट बहुत पसंद आई थी, इसलिए वह तैरे को अच्छे से याद करती है। वह महिला कोर्ट में आती है और तैरे और उसकी जैकेट की पहचान कराती है। साथ ही म्यून के बेटे को भी कोर्ट में बुलाया जाता है। वह आकर पुष्टि करता है कि उसके माँ और तैरे के बीच संबंध था और यही तैरे ने उसकी माँ म्यून की हत्या की है। इसके बाद दोनों मामलों के सबूतों के आधार पर तैरे को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और किम को उसकी नौकरी वापस मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बहादुरी और धैर्य के लिए उसे विशेष पुरस्कार और प्रमोशन भी मिलता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किम नहीं रुकता। वह अभी भी ओजीही नाम की उस लड़की की तलाश कर रहा है। दूसरी ओर तैयारे पूरी उम्मीद खोकर पागल जैसा हो जाता है और एक समय मानसिक यातना सहन न कर पाने के कारण जेल में ही आत्महत्या कर लेता है। और इस तरह एक खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर की जीवन कहानी समाप्त होती है।